जितना भी है किसी का मेहनत का नहीं है, सब डोनेशन का है, जो कॉर्पोरेट फंडिंग है। तो बी श्योर हमको पता है कि हम कैसे कर, बट आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। आई नीड टू टेक limitations and what are the pros and cons we can absolutely and push things internally for the best results. Wonderful. हमें आज साथ में आपके साथ जुड़ना है, आगे लंबा काम करना है। बस तो 3 महीने अगर प्रॉपर रिजल्ट मिले तो हम आगे बड़ा काम कर पाएंगे। एग्जैक्टली। बात हमने और क्या है हमारा है समझने हम इलेक्शन कवर करते हैं। हमारा न्यूज़ सेक्शन भी कवर है। तभी हमारा जो इलेक्शन का सेक्शन कवर होता है। क्या इतनी फ्रीक्वेंसी हाई मेंटेन करोगे कि बंदा इलेक्शन के बारे में कंटेंट करता है सामने एक गीता प्रचार समिति के प्रचारक बनकर मिले। आने वाले चुनावों के मद्देनजर हिंदुत्व के एजेंडे को चलाने की बात की। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करने और पेमेंट का बड़ा हिस्सा कैश देने की भी बात की। इन तमाम बातों पर ईश्वरी द्विवेदी ने सहमति जताते हुए कहा कि उनको इस काम को करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। 60-40 या 50-50 का रहेगा कैश के साथ प्लस आपको, और हम जो ऑन पेपर कॉन्टेक्ट करेंगे, जो आपको वाइट में दे रहे हैं उसी का कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है, लेने वाले को पता है कैश आ गया, हमें देने वाले को पता है, ना हम राइटिंग में लेंगे ना हम आपसे कभी बहुत बोलेंगे। ठीक है, ये गुप्त व्यवस्था में आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आपको कैश मिल गया, आपने राइटिंग में बीजेपी की कंट्रोल में जो उसी तरह आप समझ गए। कुछ हमारी कंपल्शंस हैं, मजबूरियाँ हैं, वो रहेंगे। लेकिन बस यही है कि हमारे और पॉलिटिकल ट्राइबल्स को, जैसे जिंगल सुनाया था मैंने नहीं, एक जो हाँ, तो कांग्रेस की बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की, इनके बब्बू बबुआ क्या बोलते बुआ समथिंग, और ये पप्पू, इनके ऊपर ये हमारे क्रिएटिव्स रहेंगे, तो हमने इनकी तरीके से बजानी है। कौन बोलता है बजाते रहो, तो हम भी उसी स्तर पे चलेंगे। प्रतीक कौन है, प्रतीक अर्पिता प्रज्ञा की आएगा हमारे इंटरेस्ट का काफी जो है पंच का तो करने में आनंद आएगा। हाँ, तो 3 और बताइए। एक प्रोग्राम भी होगा इसी तरह का, वो 2-3 दिन की हम लोग चाहे गीता पर ही कर लें या भगवत गीता पे कर लें, एक ऐसे करके कॉलेज कैंपस में ही वो वहाँ पर कराया। तो कांग्रेस का नजदीक है, हमारा नजदीक में लगता है, हमारा ब्लॉक प्रमुख वहाँ का कांग्रेस का है और एमएलसी कांग्रेस का है, एक विधायक जो है वो बीजेपी का है, तो एक केवल है, बाकी जितने जब प्रतिनिधि वो सारे कांग्रेस का, सारे हमारे सारे हमारे। तो वो एक प्रोग्राम वहाँ भर बैठा का, उसकी जो भी व्यवस्था होगी वो कॉलेज करेगा, उसके लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई बढ़िया प्रोग्राम होगा। संगठन अपने तरीके से सपोर्ट करते हैं, आपको पता ही है जो हमारी व्यवस्था में होगा, हमारा जो उसमें है तो हमें मतलब कोई उसके लिए नहीं चाहिए, जितना ही हम लोग बहुत सारे खुल के बोलेंगे, कोई वो तो पहले गीता पर रहेगा, गीता के उससे करते हुए हम लोग 2-3 दिन जो भी प्रोजेक्ट करता है वो हम लोग करते हैं। और कोशिश करें कि जो आप सारा रुकने रहने जो भी है सारे हमारे रहने फाइनेंशियल। मीडिया में क्या चल रहा है, कैसे खास एजेंडा सेट किया जा रहा है, कैसे इस खुले बाजार में खबरों को बेचा और खरीदा जा रहा है, इसका अंदाजा आपको बखूबी लग गया होगा। लोगों की सोच और धारणा बदलने के लिए ये मीडिया हाउस क्या कर रहे हैं, ये आप भी अब समझ ही गए होंगे।
मीडिया के जरिए आप देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होते हैं। किसी के बारे में राय कायम करने में भी मीडिया का योगदान महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हाल के दिनों में मीडिया की खुद की छवि खराब हुई है। ज्यादातर मीडिया हाउस आजकल खबरों का व्यापार करने में लगे हैं। चुनाव में पैसा लेकर पेड न्यूज चलाने जैसी खबरें अब आम हो गई है। क्या किसी खास एजेंडे पर खबरें चलती हैं? क्या पैसे के दम पर प्रोपेगेंडा होता है? सच्चाई जानने के लिए पत्रकार पुष्प शर्मा श्रीमद् भगवत गीता प्रचार समिति के प्रचारक बनकर दैनिक हिंदी न्यूज़पेपर आज के लखनऊ ऑफिस में लखनऊ हेड हरिंदर सिंह सहनी से मिलते हैं। पुष्प बताते हैं कि अखबार में वो हिंदुत्व का एजेंडा चलाना चाहते हैं। क्या हरिंदर उनके एजेंडे को चलाने में वाकई तैयार है? हरिंदर सहनी ने पुष्प को भरोसा दिलाने के लिए जो कहा, उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सेकंड टाइम भाई साहब गलती ना हो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। बिजनेस में मैं आपको कमी नहीं दूंगा। आप जो सोचेंगे भी नंबर में आपको उस तक ले जाऊंगा, लेकिन मेरा एजेंडा सर मैं किसी को नहीं आता, मैं 4 से मुझे पैसे में तो मैं किसी को नहीं, तो मैं अपने बोला 5 साल में तब मैं इसको शेडोल नहीं आता, तो मैं मेरे ऊपर तब मैं 4थे नंबर पर था, तब मेरे ऊपर 3 लोग ऊपर, अब तो मुझे ही करना है। उसके बाद अगर कोई लोग तो मेरा जिंदगी के साथ मेरे बीच में कोई नहीं। तो सुना आपने हरिंदर सहनी की खुद की तारीफ। जैसे इन्होंने बताया, मालिक के बाद आज अखबार में नंबर 2 की हैसियत इनकी ही है और ये डंके की चोट पर पुष्प शर्मा के हर एजेंडे को चलाने को तैयार है। हम आपको बता दें कि हिंदी दैनिक आज के 100 साल पूरे होने वाले हैं। इस अखबार की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी रहे शिव प्रसाद गुप्ता ने साल 1920 में की थी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये अखबार खासा लोकप्रिय भी है, लेकिन अब हरिंदर सहनी के लिए ये अखबार सिर्फ एक व्यापार भर है। आजकल मीडिया पर पक्षपात और किसी खास एजेंडे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी सच्चाई को जानने के लिए पत्रकार पुष्प शर्मा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से टेलीकास्ट होने वाले न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज के दफ्तर श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति के प्रचारक बनने पहुंचे। यहाँ पुष्प की मुलाकात साधना प्राइम न्यूज के डायरेक्टर आलोक कुमार भट्ट से हुई। अच्छा, मोटिव क्या है आचार्य जी? मोटिव तो मेरे साथ धार्मिकता की को सामने ही रखना है, लेकिन उसके आगे नहीं कहूँगा, लेकिन ये सब कोर्स लाइक एनी political system in a democratic setup, those who are trying to take the mileage of their investment or their kind of school of thought, we are certainly trying to run Hindutva kind of agenda. एक soft Hindutva, ठीक है। तो जब भी कोई व्यवस्था करना हो तो एक प्रवास का टाइप एक वीडियो डाल गया 2-2.5 मिनट का, वो सारे चैनल डालेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मतलब इसका स्पेशल कहा जाए, लेकिन एक भाव बन गया। हम लोग तो जो है स्पेशल भी करते रहते हैं और हमारे अपने जो वो हैं रिसोर्सेज है उसके कुछ लोग संघ के या सरकार के उसके वो एक्सक्लूसिवली हमें देते हैं अपने चीजों को। ठीक है, कारण उसका ये है कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो संघ के फाउंडर लीडर्स थे, तो हमसे कहते थे कि हम बाई बार संघी हैं। एक्सट्रीम क्या है आचार्य जी इसका? Extreme mean there are like any political being, those who wants to thrash their political rivals, we also want to thrash our political rivals. हम उनकी जैसे ना बजाते रहो, तो वो हमारी बजाते हैं। नागपुर के संतरे और कच्चे धारी क्या क्या बोलते हैं, लेकर धारी, ठीक है, तब तो कोई नियम नहीं लागू होते उनके ऊपर। जब हम थोड़ा सा ये पकड़ते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि आप शालीन भाषा नहीं यूज कर रहे। हमसे सारे सवाल किए जाते हैं, लेकिन पप्पू पे बहन जी बबुआ और बुआ क्या क्या बोलते हैं एक दूसरे को। सरकार तो भाई साहब आपने क्रिएट की, हमने तो क्रिएट नहीं की, उसमें कुछ निकलता नहीं। ये कंपनी परिवार के रूप में है, ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके ऊपर मतलब आपको कोई ऑब्जेक्शन वाली हम लोग जाके काम भी करते हैं। आचार्य हम जो है 3 साल होने को इस चैनल को लिए हुए जी भाई साहब, और इसके पहले हम लोगों का मीडिया से कोई सरोकार नहीं था जी भाई साहब। लेकिन आज की तारीख में जितने जो प्राइम टाइम बैठ है शाम को 4 बजे 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे, पिछले 34 हफ्ते से हमें बाहर की रिपोर्ट है जो पिछले 34 हफ्ते से हमें टॉप पे है। उसके बाद फिर कोई मीडिया के न्यूज या समाचार का 7 नंबर दूसरा तीसरा या चौथा ही होता है।
जो प्राइम टाइम है शाम का जी शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक अंत तक जी वो पिछले 34 हफ्ते से क्या बात है। हमें डॉक्टर साधना प्राइम न्यूज के मालिक आलोक कुमार भट्ट की बातों से साफ जाहिर है कि ये चैनल पत्रकारिता के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर एजेंडा चलाने का अड्डा भर है। बकौल आलोक, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, हम ना करें तो बताइए, यानी पैसे के लिए कुछ भी करा लो। तो आपका वो 100% डन है। अब उसमें क्या डिलीवर होगा दैट्स ऑल, उसमें हम कोई आपको रोक नहीं रहे, आप क्या डिलीवर करें आप बता दिए दैट्स ऑल। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, हम ना करें तो भाई हम तो मैंने बताया ना कि तो मैं करता ही रहता हूँ, करता रहूंगा। ई कॉमर्शियल अच्छी बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो मोटिव वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। नहीं ये तो डील होनी उसमें हमें कुछ चीजें कमर्शियल चाहिए। बस मैं ये चाहूंगा कि इस कंपनी का जो सबसे बड़ा क्लाइंट हो वो प्राइम हो, उसमें ये साधना प्राइम न्यूज के मालिक आलोक कुमार भट्ट के अलावा मार्केटिंग हेड, लखनऊ हेड सभी पैसों के लिए हमारे सॉफ्ट हिंदुत्व से शुरू होकर इलेक्शन को पोलराइज करने तक के एजेंडे को चलाने के लिए फौरन तैयार हो गए। विचार की बात और आपके साथ जुड़ना इसलिए भी जो है हम लोग चाहेंगे कि हमारा चैनल को हम लोग हमेशा से ही जिसको कहते हैं नेशनलाइज इंजीनियर का ही काम किया। तो आप हमारा कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। साधना प्राइम न्यूज में हमारी मुलाकात अशोक मिश्रा से हुई। अशोक प्राइम के लखनऊ ब्यूरो हेड के तौर पर कार्यरत हैं। आपने तो हमारे एजेंडे को चलाने के लिए एक नया और चौंकाने वाला आइडिया दे दिया। आइडिया भी ऐसा कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लोकल जो जर्नलिस्ट है उनके साथ लाइसेंस प्रोसेस है, लाइसेंस उनको खिलाया खिलाया और पुशअप का तो किसी को कैश और किसी को पैसे पुशअप करके तो उसमें कौन सा बात करने का सभी अच्छा very ज़्यादा ये हिंदी भाषा हो जाएगी भट्ट साहब से आगे की बातचीत में हमने पता लगाना चाहा कि क्या वो कैश लेकर हमारे एजेंडे को चलाएंगे। खबर चलाने के लिए तो वो पहले से ही तैयार थे। वो इशू नहीं है, हम दूसरे बंदे से नहीं बात कर रहे। जैसे आप एक वर्ड बोले थे हम लोग सॉफ्ट हो गए, हम अगर काट कर पाए हमारा सीन उसके सामने में जो 10 जगह चैनल पे जाता रहेगा, कहीं भी कुछ भी बोले तो हमारा तो बेटे एजेंडा है, तो पहले तो नहीं कर रहे हमने सोचा कि इनका कमीशन कितना
एक शांत भाव से पहले क्यों नहीं हो जाएगा, उसके बाद एजेंडा आपका ही है। हमसे जितना एग्रेसिव नहीं करना लेकिन हम तो उसी के लिए रहेंगे, मतलब हमको खुले तौर पर चलने वाले आदमी हैं। व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। और आप ये सोचिए कि इससे 15 लगे दिन आता सूचना संपर्क करना, इससे बहुत सरकारी विज्ञापन करते हैं। सरकार जब बदली तो किसकी सरकार थी समाजवादी, तो चैनल सुखे पीटीवी को दिया उन्होंने 42 करोड़, न्यूज स्टेट को दिया उन्होंने 34 करोड़, साल एक साल का नीचे हमको मिले थे सिर्फ 1 करोड़ इसलिए मिला था कि हम बीजेपी को, हम जो है समाजवादी को उन्होंने अपना तो हमको तो इन वजह से देखा जाता था। तो हमें लगता है कि अगर हमारा समय आ रहा है, हमारी व्यवस्था आ रही है, तो हमें जो सम्मान मिलना चाहिए। कोई करता है हमारा एजेंडा एग्रेसिवली रद्द करते हैं कि नहीं करता है, इलेक्शन का लास्ट 2 महीने रह गए तो सारी न्यूज आपका होगी। उस समय वो अपना माइनॉरिटी कार्ड पर मिलेगा, कोई रेड कार्ड मिलेगा, तो उसमें हमें हिंदू कार्ड भी भेजना होगा, तो रेड भी करना होगा, क्योंकि आकर्षक से आप बहुत देर तक नहीं कर सकते। अब राजनीति में तो राजनीति करनी पड़ेगी। तो बस उस समय ये समझना है कि शुरुआत में हल्का इलेक्शन, ये धीरे धीरे ये ग्रोथ बढ़ेगी बढ़ेगी। हमको शुरुआत में 3 मिनट लगाने होता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हमें दिक्कत जब हो तो मध्य में आएगी नहीं, मैं एक मार्गी मतलब आएगी नहीं। और चैनल जो है किसी भी कंट्रीब्यूशन से नहीं चल रहा है, ना सूचना विभाग के कंट्रीब्यूशन से चला, और जो भी चल रहा हमारी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपनी फाइनेंस, अपनी गवर्नेंस करेंगे हम आपने भी नंबर देंगे, हमारा कोई व्यक्ति डालेगा तो आप पैसे लेंगे और बखिला तलाक से आप बताएंगे। हम एक आपसे और रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी इस शासन सत्ता से लेकर हमें कोई आवश्यकता हो आप हमारी मदद बिल्कुल निश्चित मदद होगी। साधना प्राइम न्यूज के डायरेक्टर अनूप कुमार भट्ट से पुष्प शर्मा की फोन पर भी बातचीत हुई। पहले के एजेंडे के साथ साथ इस बार हमने अपने ही कुछ नेताओं के खिलाफ खबर चलाने के लिए जब इनसे कहा तो ये बिना किसी सवाल जवाब के तैयार हो गए। तो मेजरली मतलब जो कि हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनकी होते रहना है, ताकि वो पार्टनर है और रहे तो कदम में रहे, मतलब सब होता है जी बहुत है। और ये जो आपका जैसा आदेश होगा वो पालन होगा। पत्रकारिता का स्तर किस हद पर आ चुका है, इसका एक उदाहरण आलोक के साथ फोन पर बात करने के दौरान भी दिखा। किसानों को माओवादी कनेक्शन से लेकर डिबेट में हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट वाली मांगों पर भी ये शख्स फौरन तैयार हो गया। इनका जो एजेंडा है तो इनका भी अब तक ये इसलिए बचे रहे कि मुझे लगता है काला कोट पहन करके हम तो अमर हो गए। तो कोई ना कोई हम इनकी जमीनों के कपले या जमीनें कितनी कितनी है, कैसे कैसे उनके धंधे हैं वो दे देंगे, तो इनका एक्स्ट्रा असैसिनेशन भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें थोड़ा सा इनपुट दीजिए, बाकी हम चीजें तैयार करा लेंगे। हमारी इतनी एसआईटी होती है तो हम उसको डेवलप कर लेंगे। आप जो बताएंगे वही, बाकी आपने जो कहा है तो उसको अपने हिसाब से हम और एक्सप्लोर करेंगे। साधना प्राइम न्यूज चैनल यूपी और उत्तराखंड का रीजनल चैनल है और इसकी बड़ी तादाद में दर्शक भी हैं। अगर इसी तरह के न्यूज चैनल्स किसी खास एजेंडे पर चलते रहे तो जनता के बीच न सिर्फ भ्रम की स्थिति बनेगी बल्कि उनकी राय भी प्रभावित होगी। मामले में भारत का 136वां स्थान है। इस तहकीकात के बाद ये साफ हो गया कि कैसे देश भर के मीडिया हाउसेस के ऊंचे पदों पर बैठे लोग पेड न्यूज को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। देश के 18 करोड़ 30 लाख लोग टीवी देखते हैं, 39% लोग अखबार पढ़ते हैं
वहीं 73 करोड़ लोग मोबाइल उपभोक्ता हैं और 42 मिलियन उपभोक्ता इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी हैं और 64% भारतीय FM रेडियो सुनते हैं। इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो भारतीय मीडिया की पहुंच बहुत ही व्यापक और गहरी है। निश्चय ही वे जनमानस को प्रभावित करने में कारगर है। 90 के दशक के अयोध्या आंदोलन से लेकर 2002 के गुजरात दंगों तक PCI, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, PUCL में तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जहां कुछ मीडिया संस्थानों ने सांप्रदायिक पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की। पेड न्यूज मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के अलावा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बाहुबली DP यादव की पत्नी और उत्तर प्रदेश से विधायक रही उमलेश यादव दंडित हो चुके हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने पेड न्यूज के 1200 मामले दर्ज किए थे। लॉ कमीशन भी पेड न्यूज से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई का पक्षधर है ताकि देश की लगभग 1.5 अरब आबादी को पेड न्यूज के जहर से बचाया जा सके। इसको लगा दे, इसको हमें लगा दे। SMS ପଠେଇଲେ ଯେ ରିଟର୍ନ କରିବେ ସେ ନାଇଁ ସେ କହିଲେ ତ ମୁଁ କହିବି କେବେ ଦେଖା ହେବ। କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ କହିଲେନି ତାହେଲେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ସେମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କେବେ ଦେଖା ହେବ। हाँ वैसे This panel was to be there at a very short notice. Yeah, thanks for the panelists. I just wanted some, their viewpoints. To my extreme left is Vipul Mankal from CSDS. Pranjay is here because he's perhaps the only journalist who has done a lot of work on paid news in our country. Prashant Bhushan needs no introduction for us. And Siddharth Vajrayan is the editor of Wire. And Kalyani Sen has been an activist for UEDI and other things. There were other panelists supposed to come, Karuna Nandi and Mrinal Pandey, but due to unforeseen circumstances they have dropped out. Pranjay, coming straight to you, what do you think? The phenomenon of fake news has been going on for a very long time. As you have pointed out here, there was a subcommittee of the Press Council of India. I was a part of that subcommittee. We presented a 70-page report
we named names, but everybody was given the right to reply, everybody was given the right to respond. Some people responded, some people didn't. Then there's been a parliamentary committee, but one of the suggestions was to change the law, change the Representation of People Act, make paid news a cognizable offence. But the problem essentially is that all of this is clandestine, all of this is illegal, all the money is in cash, under the table. There's no way you can conclusively establish, except through a sting operation of the kind that has been done, whether money has changed hands or somebody has given it. So I think this documentary seeks to show that this phenomenon of fake news continues to be rampant. The report which the Press Council had presented was 7 years ago. And not only is this phenomenon continuing, but if what has been indicated in this documentary, if we are to believe it, there are attempts now being made to spread or to ensure that one kind of fake news proliferates in the run-up to the next general elections. So this is really all I want to say at this point of time. Prashant, does it surprise you? No, it doesn't surprise me. It just proves what we have suspected for a long time, that a lot of this kind of propaganda that is being done through mainstream media, through large chunks and large sections of the mainstream media, is really paid news. Of course, there are other ways that have been found to browbeat and intimidate the media, which is by various investigations getting loose agencies on them, and in the case of the Wire, trying to silence them through suits for criminal defamation, etc., and getting injunctions and so on. But the primary, it seems to be that the primary basis for this kind of communal propaganda that we see on a large number of media outlets today, communal, inflammatory, polarizing, defamatory, fake news, lies being disseminated through large chunks of the mainstream media seem to be the result of paid news. It seems that exactly what this Pushp Sharma in this documentary was trying to do has actually been going on in a large number of these channels, and this is really very dangerous, very disturbing and very dangerous for our society, for our democracy, for any kind of civilized values in this country. The other day, Ravi Shankar Prasad said that if social media is used to influence elections, we will come down very heavily on them. Here, what we have seen today is very large chunks of mainstream media being used to influence, not only influence elections, but do something even more insidious, that is to carry out a campaign for communal propaganda, communal polarization, defamation, etc. So I can of course predict what this government will do if there was even a half-honest government, and if it were to carry out what they say, all this bluster about we will not hesitate in taking on Facebook and Mark Zuckerberg, etc. Now that it has been totally established, not only in the case of Facebook and Mark Zuckerberg, that they were involved in giving private data to people, to a company who was influencing the elections. And
which was employed by the BJP, obviously we will see no action being taken by the government, just as in this case also we will see no action being taken by the government. The other thing that comes out is that many of these people clearly show that their ideological predilections are also Hindutva. It's not merely a case of paid news, but it's a case of paid news being done happily because it seems to align with their own ideological predilections. They are quite happy to do this kind of communal propaganda because that's what they feel, that's what their political preferences are. Now the question is, what can be done about this? What do we need to do? Of course, as we have been saying for a long time, we need to have a really powerful media council, powerful and independent media council in this country, different from the present press council, which is toothless and where the appointment is made by the government, and therefore it's virtually has become a virtually useless and defunct body. We need a really independent and powerful media council to regulate this kind of abuse of the media. And of course we need independent investigative agencies. Unfortunately, even the CBI and all these investigative, Lokpal has not been appointed, whistleblower law has not been brought, CBI has been made even more of a cage parrot than before, CBC has been destroyed. So all of these anti-corruption or other investigative bodies, police has been destroyed and brought completely under government control in violation of the police reforms judgment, etc. So therefore, of course we need all that, but what can we as citizens do? I think the first thing that we need to do is to create an organization which must monitor, a citizens organization which must monitor all these media organizations and not just rate them, of course rate them on the basis of their factual accuracy, on the basis of their neutrality, political neutrality, etc., on many points, but also identify the various offences that they are committing by way of fake news, paid news, communal news, defamatory news, etc. And thereafter, we must run a citizens campaign to boycott those channels and those media organizations. Citizens should boycott them, citizens should run a campaign to boycott them, which do this kind of, or which are guilty of these kind of offences. Apart from that, many of these are serious offences under the penal code. Even if the official agencies don't act, it is always open to citizens to file private complaints against them. And whenever such offences are identified, citizens, groups and organizations should register cases against them and pursue them through the court through private complaints, etc. So, but in any case, in summary, you see, this is a very, very alarming state of affairs, because this means that not just our democracy, all civilized values come under threat when such large chunks of the mainstream media are willing to do this kind of a thing as we have seen today. Thank you. I think what we have seen in these video clips, to my mind, raises 3 or 4 broad sets of issues, and I think we need to reflect very seriously on each of these. At the first level, at the absolutely base, because I think every journalist, every editor, every media professional, every owner of media, every consumer of media really needs to reflect seriously on the atrocious things that we saw and heard people in responsible positions in media say. And at the very, even if one wants to be charitable, at the very least, some well-known diseases in the Indian media have gotten highlighted. Number one, that paid news, the tentacles of paid news have spread far and wide.
Earlier, it was assumed that this was confined to election season or a particular business house campaign, or was limited in some way to direct, that it was somehow a limited phenomenon, confined to a few unscrupulous media houses, few individuals. Here you see, and I understand that there are even more in future installments that we are going to see. Here it becomes clear that virtually every media house is succumbing to the lure of paid news. Even if they dress it up, they use the word advertorial or jackets, everybody has an alibi, some kind of word which prettifies this very sordid transaction that is being discussed. But essentially, it seems as if they're all open for business when it comes to paid news. Point number one. Point number two, and this should be of particular concern to our Pradhan Sevak, who got rid of 85% of this country's money because he said that this would help fight against black money. And I dare say that 85% of this country's media backed him, including with all kinds of fantasy claims. Well, you see here how media house after media house is encouraging the use of cash. Often they put it in the way that if you use cash, we can save on tax. So in other words, very consciously, the idea is to defraud the exchequer, evade GST, and keep it off the books. So this is something also that we need to reflect on. And in a way, it confirms one's earlier belief that cosmetic measures like, even though they were painful, cosmetic measures like demonetization do nothing to attack the roots of black money generation. And it's evident that big media is very much part of that political economy which functions on and thrives on black money. That's point number two. Point number three, and I'm still at the first level, that it becomes clear the balance of power in media, which we all knew, and those of us who worked, we have testified to how the pendulum is firmly on the side of management. You can see here that not only is it management, in some cases it's fairly, you see the confidence and authority with which the marketing side, often these are not owners, these are employees. But because they're on the marketing side, they are speaking in a way that, in full confidence of their ability to deliver what they are promising. Some of it may be bravado, but we know from practice that this is the way in which these organizations function. And what you saw was a glimpse into what happens when management and the marketing people have the upper hand in any media organization and start calling the shots as far as coverage is concerned. You see the kind of dangerous, it's not even a question of ethics. What we've seen points in the direction of actually commission of criminal offences. So you see that as a consequence, and that's point number three. Moving to the second level of revelations that this expose brings before us, it is clear that using the mass media for voter manipulation is not in the realm of theory that we are speculating कि Cambridge Analytica ने किससे बात किया होगा या नहीं किया होगा, or this is some kind of an academic exercise happening in the UK or in America. It's very clear that voter manipulation through the media is something that the same media which is saying, how can Cambridge Analytica do this, and is having outraged discussions on how this party or that leader has to answer charges. That same media is very happy to engage in voter manipulation for a fee. So the sins that the mass media is criticizing Cambridge Analytica for and faulting parties for is something which they are fully engaging in and prefer to engage in themselves. Linked to this, as you can see, the rot of paid news has now moved to fake news in many cases. What the conversations we saw, when he says, आप ऐसा item बनाओ ताकि किसी का ग्राफ नीचे चला जाए, ये हो, वो हो, किसी का dry up हो जाए. We're talking of the generation and fabrication of fake news. So you can see again how fake news, of course, motivated individuals, political parties, IT cells,
of this party or that party may put stuff out for political gain. But fake news is also very much part of the business agenda of the largest business media houses, and that is also something which should disturb us a great deal. Coming to the third level, which is in many ways the most serious level. And this is where I think this expose treads new ground. We see willingness of media houses to be complicit in criminal acts. Because when our Guruji, or whatever his name is, representing an unnamed Sangathan, is talking of organizing a danga here, organizing some kind of panga here, again this is euphemistic language. But we are talking of tension, we are talking of violence, we are talking of media being involved in engineering some of this stuff, we are talking media getting repositioning itself to cover some of this stuff. This takes us far away from the realm of simple paid news, which may or may not be a crime depending on how you define these things. You could argue it's a tax evasion crime because this money is not disclosed. But a newspaper which prints a news item that it knows to be false is probably not violating any, unless it's an incitement to offense. But if I say that Falana politician is winning an election and I take money for that, one could argue whether that's a crime or not. It's unethical certainly. But when media houses are willing to engage in discussion, taking money from some unknown person, saying that we are going to back this agenda, knowing full well that this agenda involves polarization, knowing full well that this agenda involves violence, knowing full well that this agenda involves disturbances that are likely to lead to the loss of life and property. We are in an entirely different realm. And to my mind, this is the most disturbing, that in such a casual way, you can have business executives and in one or two cases, management staff editors, talking about how they have no problem and in doing whatever it takes. And I think that this is something which is chilling. As Prashant said, we get a glimpse into, because now working back from a lot of the filth and garbage we see on TV night after night, one can get a fair idea as to how this filth and garbage originates, how this communal polarization agenda which many channels, many journalists are pursuing. One has some sense of where this is coming from. But what we saw today, to my mind, represents some of the most disturbing visual and audio confirmation of the complicity of media, the willingness of the media to be complicit in this kind of acts of crime. And I want to just conclude by saying that in many ways the timing of this expose couldn't be better, because we are all engaging in chest beating over Cambridge Analytica and Channel 4. Channel 4's expose, which is such a major expose in the UK. What did Channel 4's expose have? It had the representatives of one firm, which is Cambridge Analytica, boasting about what they can do in Sri Lanka, what they did in Kenya, and they said we have access to all kinds of firms. One of these guys used very similar language. The Cambridge Analytica guys were saying that yes, we can access commercial sex workers, we can be involved in bribery, we can do something to discredit somebody. And that was one firm which is outside the media. Here you have firm after firm which is part of the media, which is part of registered media. We're talking of newspapers that are registered with the Registrar General of Newspapers of India. We're talking of television companies that are probably licensed with the IND Ministry. And you have them embracing this agenda, making boasts about what we can deliver. So if Channel 4 could shake the foundations of the Channel 4 expose, could shake the foundations of British democracy and lead to the Britain's Information Commissioner and others saying that we are going to have an inquiry, Facebook will have to render account, etc., etc. Cambridge Analytica will have to be looked into, the records will be seized and summoned. To my mind, this is an indication of something the authorities have to take very, very serious note of. Prashant already mentioned Ravi Shankar Prasad's statement that we will not allow anybody
to use social media to manipulate the voter preferences of the public of India. Here you have an example of media house after media house saying, "आओ पैसे दो, manipulation का काम हम करेंगे." And if the Honorable Ravi Shankar Prasad ji does not take this seriously, in any case, I question the bona fides, because it's very well to say we will summon Mark Zuckerberg. To my mind, the government of India has not yet initiated an inquiry into the company OBI that is part of Cambridge Analytica. At least find out what is it that they have done. There's no progress on that front, so I'm not very optimistic about any sort of clarity on behavior of this kind coming from the government side. But certainly, those of us in the media and the public at large have an obligation to take what we have seen in this expose very, very seriously and reflect on the issues that this raises about the functioning of the media and do what we can to save journalism in this country, save the media, because in doing so, we will also be doing our bit to save the future of democracy. Thank you. We'll finish short. It's already We'll just finish. I was just thinking, watching this, how all the usual adjectives that one would use, shocking, explosive, terrifying, all of them sound very pinka. Just listening to those who have spoken before me, I think the most depressing thing is that none of us are really either shocked or surprised. I think that's what's really depressing, that we all had our own theories and our own little bits of evidence about how the garbage, as you said, that one sees on many, many channels for hours together, how that is constructed with very little basis in fact. So I don't want to, I'm just somebody who tries to get information about what's happening from the media, and particularly on issues that we are involved in as feminists, as petitioners against Aadhaar and so on. What was really, really illuminating for me is, it's not just what is said on the news that is paid for, it's the silences also that are paid for. So, and in quite a few places, कौन सी खबर दबानी है और कौन सी खबर को आने नहीं देना है, उस पे खूब सफाई के साथ बातचीत हुई है. And we know कौन सी खबरें दबाई जाती हैं, हम लोगों की खबरें दबाई जाती हैं. JNU के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ उसकी खबर दबाई जाती है. आधार केस में जहाँ इतने बड़े पब्लिक हियरिंग हो रहे हैं उसकी खबर दबाई जाती है. So we know those silences, but somehow I never realized how keenly this film made me realize that those silences are also equally paid for, equally motivated, and it's not just a matter of different important agendas jostling among themselves for who gets screen space or online space. I think it's also, what actually really shocked me is, ये सारे बड़े अच्छे खासे बड़े एग्जीक्यूटिव इस खुलेपन के साथ क्रिमिनल बातें कर रहे हैं एक व्यक्ति के साथ जिसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. Who just comes and you can't see the reporter. He is introducing himself as some Swamiji, and his identity is taken purely on his word. People are willing to say highly incriminating things without a thought. And वही लोग जो GST की वाहवाही कर रहे थे are happily saying, that yeah, let's do it this way, we can save a bit on GST. So there seems to be some strange kind of, already, people are already convinced that certain categories of people are the ones with the real power, they can do no wrong, और उनकी बात ना मानने से कुछ consequences होंगी. I mean, I would really wonder how that came about. And of course, for me, the question also is कि जो लोग ये खबरें पढ़ते हैं, जो लोग ये news देखते हैं, हमारे जैसे लोग, how did we get to be so completely uncritical? How did we get to be so dumb that somebody says दुश्मन नंबर 1 फला, दुश्मन नंबर 2 फला, उसमें और कोई कंटेंट नहीं है, दुश्मन लेबल के साथ कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं.
और इस पे कोई that's a program that's been broadcast, इस पे कोई बातचीत नहीं हुई, इस पे कोई it's the content is like goes by, and obviously there's been very effective brainwashing of the TV watching public. I don't know whether WhatsApp is involved in this, but I mean I'm overwhelmed by the number of people who believe something is true because it's come through a WhatsApp group. So you have a number of people who say TV पे तो ऐसे ही बनावटी खबरें बताते हैं और वो सब बकवास होता है, लेकिन ये WhatsApp में असली खबर है. So people are turning to that as the real source of news, and to my mind उसमें तो इतनी भी credibility की जरूरत नहीं है जितनी यहाँ थी कि ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं दे दूंगा कैश में. I think the real good timing is कि सारे लोग अपने चेक के लिए आपको फोन कर रहे थे, so I think the timing is perfect. Thank you. I work for an organization called Common Cause, but I'm a journalist like you, and all of you sitting here, I'm sure have something or the other to say. If you were to come here, you will be able to also say a lot of things. So, as a journalist, I would say a few things which have been happening for quite some time. And we have been overlooking those things. Number one, all the media companies, the big media companies in the country became solutions company quite some time back. All of them have a complete range of presence. They are in print. If they are in print, they are both a business paper and a political paper. They have their presence in movies, they have their blogs, they have their websites, they have OOH, which is like outside of home kind of publicity. They have their own ad agencies, a lot of companies, and they also have their own social media companies and blogs and things like that. So one, you have the entire sweep of media, and then second, you become a solutions company. And then you see here, कि आप requirement बताइए, आप हमारे पास ऐड लेके मत आइए, आप हमको प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन हम बताएंगे. बिकॉज वी आर नॉट अ मीडिया कंपनी, वी आर अ सॉल्यूशंस कंपनी. वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस. आप दंगे कराना चाहते हैं ना, कराएंगे. आप प्रॉब्लम बताइए क्या है आपकी. सो वी आर अ सॉल्यूशंस कंपनी, विल गिव यू सॉल्यूशन. एंड बाय द वे, दिस फिल्म अकॉर्डिंग टू मी is more about media and less about Hindutva. Had it been, we have to demolish Narega, we have to demolish, say, subsidies being given to farmers or whatever, they would have done that. So this is actually more about media than anything else. And I must say that as somebody who's also worked in kind of so-called managerial capacity as a resident editor at various places, I would say that when corporatization of newspapers happened, everybody thought that they'll modernize. But the fact is that they've actually gone backwards. After corporatization, everything is negotiable. अब आइए बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं. Everything is negotiable. Whatever you want an interview published, you want news to be printed in a certain way, twisted, something to be shaded, something to be blacked out, all that will be done. So the second thing I want to say, obviously there's very little time, that the relationship that we have been overlooking once again as journalists, all of us, the relationship between technology and democracy is changing. Technology is literally undermining democracy every day. Why are we able to study big data so much? Because there is technology. Why are we able to create big data in such a big number? Because there is technology. And technology is seriously undermining democracy. You see, things like what is going on social media, or how fake news is being promoted, how it is being shared. Somebody floats one small piece of news that Pope has supported Trump. Entire world, every voter in America had a copy of this. Some people believe, some people, by the time it was counted, it was over. We know, less said is better about India, how things are. The third thing I want to say to you is that the fake news and hate news, and also paid news, all three, hate news, paid news, and fake news, have a direct connection with elections.
You know, now fake news happens if somebody says, you know, so and so, whatever. I mean, that's not important, because it is what is that we have overlooked over time. What we have overlooked is that there is steering of public opinion going on in India for a very long time. You have today, because everything is negotiable, because everything is corporatized, because every media company is a solutions company, you can actually do the same thing at a much larger scale. And I would say that as journalists, if we go back to absolute basics, probably 3 or 4 things, that news is sacrosanct, we will not compromise on news, views, paper, you can have anything. You know, there is some kind of basic resources on investigation. There is some kind of a monitoring. I completely agree with Prashant Bhushan that the time has come when there should be some kind of a monitoring of media and some kind of media regulation. There are media regulations in EU. There are media regulations also much better in US and in UK, and they are constantly discussing it. At least start discussing this, because what we have seen on this absolutely appalling things, they can engineer communal riots in the country, they can kill people, they can completely polarize the atmosphere in the country and play havoc with our lives and with democracy. अंग्रेजी का अखबार या अंग्रेजी के चैनल्स इसमें क्यों नहीं हुए? ये पार्ट 1 है। मेरा एक सवाल है। No, we didn't. We were just promising money. We must have distributed maybe 5,000 crores by now. So, the large amounts. We were promising large amounts, and sorry. Money is not exchange. It's not a crime. Please. Intention. The fact that they have shown their willingness to engage in a conspiracy to communally polarize, to defame people, to spread lies and propaganda, this is also a crime. So it's a conspiracy to do this. मेरा एक सवाल है अमृत जी आपसे जी कि इसमें हमने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, मीडिया की इंटरनल रिपोर्ट्स आपने लोगों को दिखाई, लोगों में से ही आते हैं सब यहाँ पर जो है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमने केवल हिंदुइज्म वर्ड को ही यहाँ इस्तेमाल क्यों किया, नंबर 1 बात। दूसरा मेरा सवाल है कि जो हिंदुइज्म के जो ऑपरेशंस करने गए थे हमारे रिपोर्टर्स, उसके अलावा वो क्रिश्चियनिटी भी हो सकते थे, पारसी भी हो सकते थे, सिखिज्म से भी हो सकते थे, लेकिन हिंदुइज्म को भी फोकस करके आपने ये पूरा लाइन ऑफ ट्रैक क्यों फिक्स किया? देखिए ऐसा है, एक पत्रकार को आइडेंटिटी 10 महीने रखनी है, 8 महीने या 6 महीने, जब तक हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर हम लेके जाते कोई कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, मान लीजिए हम लेते कोई हम फार्मास्यूटिकल ड्रग पुश करना चाहते हैं, उसके बारे में आप पेड न्यूज रखिए, तो इट वुड हैव टेकन अस ओनली सो फार एंड इट डेवलप्ड ऑर्गेनिकली सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन मीडिया। तो हमारी आंख ना बंद है ना आपकी आंख बंद है, हमें पता है मीडिया में क्या हो रहा है। The first thing which I said, there is a Hinduization of Indian television channels. Now, if this is happening in a widespread way, आपको क्या एंटिटी लेके जाएंगे जो वो बोलेंगे क्या हो रहा है या क्या करने को तैयार हैं? अगर वो किसी आइडियोलॉजी को भी पुश करने को तैयार हैं, तो ये और भी हमारे लिए डेंजरस बात है। नहीं, मैं एक सेकुलर विचार से बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो फोकस ऑफ लाइन ऑफ ट्रैक एक्शन था, हिंदुइज्म को ही टारगेट कर रहे हैं या हिंदुइज्म टारगेट मेरा वर्ड दूसरा यूज हम तो यूज कर रहे हैं कि आप ये कर रही है। हमारे सारे ऑपरेशंस हिंदुइज्म को लेकर के सारे फ्रेम होते हैं वहाँ। क्यों नहीं सिखिज्म को, क्यों नहीं इस्लाम को भी, क्यों नहीं पारसी को, उन लोगों को भी साथ में लेकर के ये काम किया गया था। हमारे मुल्क में 85-80% लोग हिंदू हैं, तो चैनल्स मेन स्ट्रीम में अगर इस टाइप से अगर आप जहर करने को राजी हैं, तो आप कहाँ तक आप संभालते रहोगे? मैं विपुल जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि ये ऑपरेशंस बेसिकली मीडिया पर फोकस ज्यादा हो। मीडिया पे ही है, पॉलिटिकल पार्टी में तो है ही, सिर्फ मीडिया पे है। क्या एक स्ट्रेटेजी यूज करी हमने उनसे वार्तालाप करने की, वो वार्तालाप वो गए कि हम आचार्य अटल हैं, एक किसी संगठन के हैं, कभी गीता आश्रम के हैं, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कभी एक उज्जैन के आश्रम के, इस तरह के मल्टीपल आइडेंटिटीज ली उन्होंने, उस तरह से बात करी। तो ये इतना उनके दिमाग में था। अब वो अगर कुछ प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हम किसी संगठन से आ रहे हैं, वो उनका एजम्पशन है।
सर इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे फिल्मों में हिंदुत्व को थोड़ा लो लाइट में दिखाया जाता था, नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, शुरू में हमने बता दिया था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हम डिस्क्लेमर सर आप यूज कर रहे हो, एडिटोरियल पे ये मीडिया लोग यूज कर रहे हैं। Has agreed or has written on affidavit that I have paid money for media representative, but this has not been proved. I think what this documented, this sting operation does is show how the media is itself complicit. और एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, see in during the elections when it happened, it was not just to promote one person, it was also to put down that other person's political opponent. That was the important thing. और जो विपुल ने अभी भी कहा कि फेक न्यूज से हेट न्यूज कैसे हो रहा है और how the public opinion is being manipulated, that is the most dangerous part of the whole episode. One last thing I wanted to say, जो प्रशांत ने भी कहा और विपुल ने कहा, today we have multiple regulatory bodies. We have the Press Council of India, we have the Ministry of Information and Broadcasting, we have the Telecom Regulatory Authority of India, we have the Central Board of Film Certification, we have the Computer Emergency Response Team, we have the Telecom Regulatory Authority of India. Then we have self-regulatory bodies. We have the News Broadcasting Standards Authority, we have the BCCC, we have the Advertising Standards Council of India. I'm saying these multiplicity of regulatory authorities have not been able to handle the problem. So it's about time that we today talk about media. हमारी दुनिया मुट्ठी में है. All the media has converged in the palm of my hand. It's time we should think of an omnibus kind of constitutional body that can look into the problem to take care of within the media fraternity the criminal elements, those who are criminals. We have seen there are some so-called media persons who have actually had to spend behind bars, and others against whom cases have been put up, who I would say even have been framed. We need an impartial authority. I think the time has come for that. So, there's a question which came during our Facebook Live and the Absolutely kosher investigation, and I hold him in high regard. अनुरोध जी कि खुदी मीडिया के इस दौर में कुछ ऐसे भी वॉइसेस हैं जो इंडिपेंडेंट वॉइस हैं या बड़े बिल्कुल हैं और वो एक तरह से अल्टरनेटिव मीडिया की तरह काम कर रहे हैं। नॉर्मली अभी जैसे यूट्यूब चैनल चलाने के लिए या वेब मीडिया के लिए कोई खास रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है। डोंट यू थिंक आफ्टर दिस फिल्म गवर्नमेंट में गेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रश दोज ओपन वॉइसेस? I think that would be totally absurd that you would want to go in a totally different direction. Siddharth, you want to take? नहीं, वो तो देखिए, government wants to crush these independent voices as we are seeing. They are trying in their own way. कोई criminal defamation करा दिया, injunction ले लिया, ये सब तो कर ही रहे हैं. इस फिल्म की वजह से नहीं कर सकते. There is nothing in this film which will make them target. In the name of regulation. रेगुलेशन तो इनका होना है मेन स्ट्रीम मीडिया का. ये तो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया का एसेंशियली स्टिंग ऑपरेशन था. अनुराग जी, आपको लगता है इस खुलासे के बाद भाजपा सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या इस खुलासे को भी सभी चैनल मिलकर फेक न्यूज करार देंगे? अब ये तो भाजपा सरकार जो करेगी। अगर जैसे प्रशांत ने सिद्धार्थ ने बोला कि ये कैम्ब्रिज एनालिटिका बात, ये हमारा अंदरूनी कैम्ब्रिज एनालिटिका है। अगर वहां पे तो एक फर्म थी, यहाँ इतने सारे मीडिया हाउसेज हैं और ये तो पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 आना बाकी है। क्या ये सारा आप इसको नजरअंदाज कर देंगे? क्या ये सब चीज कभी हुआ नहीं? क्या ये आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं? तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल 2 चेहरे के लोग हैं, इनको कुछ इंडिया कुछ सुधारना तो है नहीं। बस आप मार्क ज़करबर्ग को लेके आइए, लेकिन जिनको आप बुला सकते हैं उनको बुला के पूछिए कि ये क्या हो रहा है। इस पे आप एक कमीशन बैठाइए कि ये लोग क्या कर रहे हैं पेड न्यूज के ऊपर। मार्क ज़करबर्ग तो बहुत दूर की बात है। पार्ट सेकंड आपका कब आ रहा है? जब हमारा प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। जी आपने मीडिया काउंसिल के में एज मेंबर प्रेस काउंसिल हमने वहाँ किए थे, हमने फाइंडिंग्स किए और उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप मीडिया काउंसिल की बात करते हैं तो 2013 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक रिकमेंड दिया था जिसमें कहा था कि मीडिया काउंसिल बनना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट ने नहीं माना और नहीं हुआ तो गवर्नमेंट चेंज हो गई। क्या गारंटी है कि मीडिया काउंसिल बनने के बावजूद जो आप कह रहे हैं कि वाइट हिट है प्रेस काउंसिल या मीडिया काउंसिल ऐसा नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी आपको लगती है? एंड हु विल कंस्टिट्यूट दिस कमेटी दैट मीडिया काउंसिल? ये मीडिया काउंसिल जो भी बने
पहली बात तो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए और उसका सिलेक्शन भी सरकार के हाथ में पूरा नहीं होना चाहिए। सरकार का कोई एक जना हो उसके सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन जैसे हम लोगों ने लोकपाल का या उस तरह के कुछ बॉडीज के सिलेक्शन कमेटी रखी है, उस तरह का एक ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। दूसरी बात, मीडिया काउंसिल को पावर्स होनी चाहिए। प्रेस काउंसिल को तो कोई पावर है नहीं, वो तो अपना कुछ रिकमेंडेशन दे देते हैं, सरकार उस पर कुछ करती नहीं। रिकमेंडेशन भी बहुत कम देते हैं क्योंकि ज्यादातर तो डिफेंस ही रहती है प्रेस काउंसिल। लेकिन मीडिया काउंसिल के पास ये पावर भी होनी चाहिए कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रांगली दंडित कर सके और उनको अगर शटडाउन करना हो तो शटडाउन भी कर सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल सरकार से स्वतंत्र हो। The Press Council of India Act's recommendation to DAVP was actually accepted. This is the first time it's happened. अभी जो प्रशांत जी ने कहा, हाँ जी, मेरा कहना यह है कि फर्स्ट टाइम DAVP has accepted the recommendation. तो पहला बात है क्षमता क्या है, सजा देने का किसी की क्षमता है अभी प्रेस काउंसिल का है नहीं, सिर्फ आपको डांट तक देकर से you should not have done this. The second point is it should be, in my opinion, a constitutional authority. And he's already said how the appointment and everything should be done in a completely transparent manner, free of the government and free of the media. अब एक चीज बताइए, Kuldeep Nair and many others have said, why should a judge be the head of the press council? Why can it not be a senior journalist? You know, so these are some of the issues that we need to discuss, and I think it's very important that we discuss it. Thanks a lot.